ये 5 स्टोरी सुनने के बाद आपको पक्का नींद आ जाएगी। तो पहली स्टोरी से शुरुआत करते हैं। मोहम्मद घोरी की कहानी। जब गुजरात की रानी से डर के भाग गया था। जंग का मैदान था, सन था 1871। गुजरात के सोलंकी राजा अजयपाल की मृत्यु को 7 साल हो चुके थे। सिंहासन पर बैठा उसका 8-10 साल का पुत्र और राजधानी के करीब 40 किलोमीटर पर मोहम्मद घोरी उसकी सेना के साथ शिविर लगाए बैठा था। मुल्तान को फतह के बाद गुजरात को लूटने के मुसव्विर से था मोहम्मद घोरी। तभी घोरी का एक संदेश भाग आता है और फरमान सुनाता है कि रानी और बालक के साथ सभी राज्य का सारा धन उसे दे दो, बिना खून खराबे के लौट जाएगा। रानी नकी देवी, जो कदम्बा, गोवा की राजकुमारी और गुजरात की रानी थी, संदेशवाहक को यह शर्त मान लेने का आश्वासन देकर वापस भेज देती है। संदेशवाहक जैसे ही घोरी को यह बताता है कि उसकी शर्तें मान ली गई है, घोरी खुशी से झूम उठता है। और यह क्या, अचानक उसे अपने खेमे की तरफ घोड़े और हथियार के झुंड में आने की आवाज आती है। आसमान में उड़ती हुई धूल ये बताने को काफी थी कि सोलंकी साम्राज्य की रानी अपना गुजरात इतना आसानी से नहीं देगी। अभी घोरी कुछ समय ही आता कि रानी नेकी देवी की सेना मलेच्छों पर टूट पड़ती है। दोनों हाथों में तलवार लिए रानी नेकी देवी मलेच्छों के सर धड़ से अलग करती है। तभी उसकी तेज धार की तलवार का सामना घोरी से हो जाता है। कुछ इतिहासकारों का कहना है कि रानी ने अपने अग्रभाग पर हमला कर दिया था। इसके आए इशारातुल्लाह को घायल कर दिया था। उसके बाद रक्त रंजित घोरी अपना घोड़ा लेकर सीधे मुल्तान की तरफ भागा और अपने सैनिकों को बोल दिया कि रास्ते में कहीं नहीं रुकना है। मुल्तान भागते समय उसका घोड़ा इधर गश खाकर जमीन पर गिर जाता था तो घोरी घोड़े को बदल देता था, पर रुकता नहीं था। उसके बाद घोरी में इतना खौफ हो गया कि उसने दिल्ली पर तो वार किया, कभी गुजरात की तरफ आंख उठाकर नहीं देखा। नेकी देवी की गाथा इतिहास में कई दफन गई है और भारतीय नारियों को स्वाभिमानी से जीने का सिखा गई है। दूसरी स्टोरी, मनपसंद दीपक, एक राजकुमार के स्वयंवर की कहानी। इस कहानी की शुरुआत होती है एक राजा से जो बहुत ही दयावान और प्रजापति था। उसकी एक बेटी थी, वह बहुत ही सुंदर और बुद्धिमान थी। राजकुमार जब बड़ी हुई तो राजा को उसके विवाह की चिंता सताने वाली लगी। राजकुमारी के लिए वह ढूंढने लगे। राजा ने राजकुमारी की ट्राई जाननी चाहिए। राजकुमारी ने काफी सोच विचार करके पिता से कहा कि पिताजी, जो व्यक्ति मेरे पसंद का दीपक ला देगा मैं उसी से विवाह करूंगी। अगले दिन राजा ने राजकुमारी की शर्त के साथ स्वयंवर की घोषणा कर दी। स्वयंवर का दिन आ गया। हाथ में दीपक लिए हुए युवकों की कतार लग गई। वह भी बहुत ही लंबी कतार लग गई। कोई युवक राजकुमार था तो कोई नगर सेठ, कोई साहूकार था तो कोई साहसी बहादुर। उसके पास तरह तरह के दीपक थे, छोटे बड़े, सोने चांदी के, हीरे जवाहरात के जगमगाते सुंदर नक्काशी वाले दीपक। राजकुमारी सबके दिक्कत देखती गई, कतार के अंत तक पहुंच जा, मगर अब तक उसको मनपसंद दीपक नहीं था। लेकिन कतार के अंत में खड़े युवक के हाथ में कोई दीपक नहीं था। राजकुमारी ने इस युवक से पूछा, आप अपने हाथ दीपक नहीं लाए? युवक ने दाएं बाएं देखा, थोड़ी सी गीली मिट्टी उठाकर एक गोला बनाया और फिर उसे बाएं हाथ में लेकर उसने अपने दाएं हाथ की कोने से दबा दिया। मिट्टी का दीपक तैयार हो गया। राजकुमारी ने मुस्कुराकर वरमाला उसी युवक के गले में डाल दी। दोस्तों, दीपक का काम प्रकाश देना है, फिर चाहे वह सोने का हो या मिट्टी का। जिस समय प्रकाश की जरूरत हो तब क्या हम सोने या चांदी के दीपक को ढूंढते हैं अथवा खरीदते हैं? राजकुमारी को दीपक की जरूरत नहीं थी। दरअसल वह तो सिर्फ प्रतिभा और दूरदर्शिता की परीक्षा ले रही थी। दृढ़ निश्चय का फल, महर्षि पाणिनि की कहानी। दोस्तों, आज मैं आपको बहुत ही अच्छी कहानी बताने जा रहा हूँ। इसे सुनकर आपका मन खुशी और प्रेरणा से भर जाएगा। बहुत पुरानी बात है। एक जंगल, एक गुरुकुल था जिसमें बहुत सारे बच्चे पढ़ने आते थे। एक बार की बात है, गुरुजी सभी विद्यार्थी को पढ़ा रहे थे, मगर एक विद्यार्थी ऐसा था जिसे बार बार समझाने पर भी समझ में नहीं आ रहा था। गुरुजी को बहुत तेज गुस्सा आया और उन्होंने उस विद्यार्थी से कहा, जरा अपनी हथेली तो दिखाओ बेटा। विद्यार्थी ने अपनी हथेली गुरुजी के आगे रख दी। हथेली देखकर गुरुजी बोले, तुम घर चले जाओ, आश्रम में रहकर अपना समय व्यर्थ मत करो, तुम्हारे भाग्य में विद्या नहीं है। जिसने पूछा, क्यों गुरुजी? गुरुजी ने कहा, तुम्हारे हाथ में विद्या की रेखा नहीं है। गुरुजी ने एक दूसरे विद्यार्थी की हथेली उसे दिखाते हुए बोले, यह देखो, यह है विद्या की रेखा, यह तुम्हारे हाथ में नहीं है, इसलिए तुम समय नष्ट ना करो, घर चले जाओ, वहाँ अपना कोई काम देखो।
विद्यार्थी ने अपने जेब से चाकू निकाला, जिसका प्रयोग दातुन काटने के लिए इस्तेमाल करता था। उसकी पेनी नोक से अपने हाथ में एक गहरी लकीर बना दी। हाथ लहूलुहान हो गया। तब वह गुरुजी से बोला, मैंने अपने हाथ में विद्या की रेखा बना दी है गुरुजी। यह देखकर गुरुजी द्रवित हो उठे और उन्होंने उस विद्यार्थी को गले लगा लिया। गुरुजी बोले, तुम्हें विद्या सीखने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। बेटा, दृढ़ निश्चय परिणाम हाथ ही रेखाओं को बदल सकते हैं। वह विद्यार्थी आगे चलकर महर्षि पाणिनि के नाम से प्रसिद्ध हुआ, जिसने विश्व प्रसिद्ध व्याकरण अष्टाध्यायी की रचना की। इतनी सदियां बीत जाने के बाद भी विश्व की कोई भी ऐसी उत्कृष्ट पूर्ण व्याकरण के ग्रंथ नहीं बना सका। चौथी कहानी, सच्चा सुक्त भक्त प्रहलाद और दानवों की कहानी। बहुत पुरानी बात है। एक बार भक्त प्रहलाद से दानवों ने पूछा, हे प्रहलाद, सच्चा सुख कैसे प्राप्त होता है? यह सुनकर भक्त प्रहलाद हंस पड़े। फिर उन्होंने बोला, सच्चा सुख पाना बहुत ही कठिन है। यह तुम्हारे लिए असंभव है, क्योंकि तुम सच्चा सुख पाने वाले मार्ग पर नहीं चल सकते। दानवों ने सच्चे सुख के मार्ग को बताने के लिए भक्त प्रहलाद से बार बार आग्रह किया। तो प्रहलाद ने बोला, जन कल्याण के द्वारा ही सच्चा सुख प्राप्त किया जा सकता है, किंतु तुम लोग यह नहीं कर सकते, क्योंकि तुम लोग अपना बचपन खेल कूद और शैतानी में गुजारे हो। युवा होने पर भोग तृष्णा में पाप करते हो और वृद्धावस्था में तुम्हारे पास पछताने के अलावा कुछ नहीं बचता। सच्चा सुख तो कल्याण कार्यों के द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। इसी में आत्म आनंद और परमानंद प्राप्त होता है। प्रहलाद ने फिर उन दानवों से कहा, मैं भी तो एक दानवराज ही हूँ, परंतु मैं जन कल्याण से लगा हूँ, ईश्वर पर भरोसा करता हूँ, इसलिए सुखी हूँ। तुम लोग भी ऐसा कर लो, हमारा भी कल्याण हो जाएगा। याद रखो, किसी भी उम्र में प्रभु सुमिरन तथा दुश्मन का त्याग कर सके, उसका प्रायश्चित कर लेने से सद्मार्ग साफ दिखाई देता है। उस पर चलते रहने से गुरुपूर्णा होती है, तब जाके सच्चा सुख मिलता है। प्रहलाद की इन बातों को सुनकर उन दानवों ने संकल्प लिया कि जीवन का जो बचा हुआ मार्ग है उसे व्यर्थ न करे, जन कल्याण में समर्पित करके सुक्ति के प्रवृत्ति के मार्ग में चलने लग गए। पांचवी और अंतिम कहानी, परमात्मा पर भरोसा, एक राजा की कहानी। एक राजा था, उसका एक मंत्री था, जिसका नाम जय सिंह था। वह बहुत बुद्धिमान तथा समझदार था। एक बार राजा के राज्य पर साथ चलने वाले आक्रमण कर दिया। वह बहुत दुखी हुआ। वह अपनी जान बचाने के लिए गुप्त मार्ग से अपने मंत्री के साथ जंगल पहुंच गया। उसके मंत्री को चाहे कोई भी दुख हो या सुख हो, वह हमेशा कहता था कि परमात्मा जो करता है अच्छा ही करता है। परंतु राजा को यह बात अच्छी ना लगती, इसलिए जब भी वह मंत्री के मुख से यह बात सुनता तो राजा जल जाता। अब जब मंत्री और राजा अपनी जान बचाकर जंगल में पहुंचे तो मंत्री मन ही मन परमात्मा को धन्यवाद दे रहा था। उसने राजा से कहा, राजन, घबराए की जरूरत नहीं है, ईश्वर पर भरोसा रखो, वह जो भी करता है अच्छा ही करता है। हमारी पराजय का कोई भेद होगा जो हमें अभी नहीं पता चल रहा। राजा इस आशापूर्ण उत्तर से जल उठा। उसने मंत्री से कहा, हमारा परमात्मा कितना निर्दयी है, उसने मेरा राजपाट तख्त सभी कुछ मुझसे छीन लिया। बातें करते काफी समय बीत गया। अंधेरा छाने लगा और फिर वर्षा भी होने लगी। मौसम में एकदम ठंडा छा गया। उसी सर्दी पीड़ा हो रही थी। उन्होंने आग जलाए, परंतु बौछार के साथ ही वह बुझ गई। तभी राजा फिर भड़क कर मंत्री से कहा, हमारा भगवान कितना निर्दयी है, उसे हम पर जरा भी तरस नहीं आता। इतने में उन्हें घोड़े के टापू का स्वर सुनाई दिया। सिपाही घोड़े पर बैठकर उन्हीं तरफ आ रहे थे। दुश्मन के सिपाहियों को देखकर राजा का बुरा हाल हो गया था, लेकिन अंधेरा होने के कारण राजा को मंत्री और घोड़े दिखाई नहीं दिए। तभी उसमें से एक ने कहा, जल्दी ढूंढो, वह यह के ही छुपे होंगे। दूसरे ने कहा, जल्दी करो, कल उन दोनों को फांसी दे दी जाएगी और हमें बहुत बड़ा इनाम मिलेगा। लेकिन वे सैनिक राजा और मंत्री को ना ढूंढ सके और अपना बड़ा सा मुंह लेकर वापस चले गए। इसी तरह राजा और मंत्री की जान बच गई। तभी मंत्री ने राजा से कहा, महाराज, अब तो आपको ईश्वर को भरोसा हो गया ना, परमात्मा जो भी करता है अच्छा ही करता है। यदि भगवान की कृपा से वर्षा न होती तो सिपाही आग की रोशनी में हमें ढूंढ लेते और हमें कल हमें फांसी हो जाती। अब राजा अपने समझदार भक्त मंत्री की बातें सुनकर बहुत प्रभावित हुआ। अब उसे परमात्मा पर विश्वास हो गया। उधर उसके राज्य में अचानक प्राकृतिक आपदाएं आई। राजमहल में बैठा दुश्मन राजा महल के मलबे में दबकर ही मर गया। चारों ओर हाहाकार मच गई। उधर मंत्री और राजा दोबारा अपने राज्य में चले गए। बिना लड़े भेड़े ही उन्हें अपना राज्य पुनः प्राप्त हो गया।
आई होप इसको सुनने के बाद आपको नींद जरूर आ गई होगी। ये स्टोरी सुनने के बाद आपको पक्का नींद आ जाएगी। बिना किसी देरी के स्टोरी शुरू करते हैं। भारत की पहली महिला पायलट मात्र 21 साल की उम्र में विमान उड़ाकर रच दिया था इतिहास। महिलाओं को आज़ादी और अपने का साथ मिल जाए तो वह आसमान की ऊंचाइयों का नाप ले सकती है। ऐसा ही कुछ सरला ठकराल के साथ हुआ। सरला ठकराल ने 1936 में किया था। 21 साल की उम्र में उन्होंने साड़ी पहनकर उड़ान भरी और ऐसा करने वाली भारत की पहली महिला पायलट बन गई। क्या आपको पता है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा महिला पायलट किस देश में है? यह देश है भारत। किसी भी अन्य देशों की तुलना में महिला पायलट के अनुपात में सबसे ऊपर है। यहाँ के आसमान में महिलाएं राज करती है। भारतीय विमानन कंपनियों में करीब 12.4% महिला पायलट है, जो विश्व औसत 5.4 से काफ़ी अधिक है। देश की महिलाओं को आसमान में उड़ने के लिए यह पंख दिए थे भारत की पहली महिला पायलट सरला ठकराल ने। भारतीय परंपरा का रखा था मार्ग। सरला ठकराल का जन्म 8 अगस्त 1914 को दिल्ली में हुआ था। वह 16 साल की उम्र में उनकी शादी पायलट पी.डी. शर्मा के साथ हो गई थी। सरला को लोगों के प्रति मती के कहते बुलाते थे। शादी के कुछ समय बाद पी.डी. शर्मा ने देखा कि उसकी पत्नी मती को उड़ान भरने और विमान के बारे में जानने की बहुत जिज्ञासा है। तब उन्होंने मती की इस रुचि को पंख देने के लिए फैसला किया। अपने पति का साथ और प्रोत्साहन पाकर सरला ने जोधपुर फ्लाइंग क्लब में ट्रेनिंग ली। इस तरह बनी भारत की पहली महिला पायलट। ट्रेनिंग के दौरान पहली बार उन्होंने 1936 में लाहौर में जिप्सी मात नाम का 2 सीटर विमान उड़ाया था। उसके बारे में कहा है कि उन्होंने भारतीय परंपरा का मान रखते हुए साड़ी पहनकर पहली सोलो फ्लाइट में अपनी उड़ान भरी थी। फ्लाइट टेस्ट पास करने के बाद सरला अंदर से पायलट बनने के लिए तैयार हो चुकी थी। सरला को अपना पहला ए लाइसेंस हासिल करने के लिए करीब 10,000 घंटे तक प्लेन उड़ाने का अनुभव करना था। उस समय महज 21 साल की थी। तब उन्होंने ये कारनामा करके दिखाया और ऐसा करने वाली भारत की पहली महिला बनी। उस उड़ान के बाद सरला ने कहा था, जब मैंने पहली बार उड़ान भरी थी तब न केवल मेरे पति, मेरे ससुर भी बहुत खुश और उत्साहित थे। उन्होंने मुझे फ्लाइंग क्लब में दाखिला दिलाया। मुझे पता था कि मैं पुरुषों के इस कार्य में महिला होने के बावजूद डटी हूँ, लेकिन मैं उन पुरुषों की प्रशंसा करती हूँ जिन्होंने मेरा समर्थन और मेरा हौसला बढ़ाया। साल 1939 में जब दुनिया में द्वितीय विश्व युद्ध की तैयारी चल रही थी, तब यह दौर सरला ठकराल के लिए बेहद चुनौतीपूर्ण था। इस साल हुई 2 घटनाओं के कारण सरला की जिंदगी में पूरी तरह से बदल गई थी। उसी साल सरला के पति पी.डी. शर्मा का विमान क्रैश में निधन हो गया। सरला की मुसीबतें नहीं खत्म हुई। द्वितीय विश्व युद्ध होने की वजह से उसने अपनी ट्रेनिंग के बीच में ही छोड़नी पड़ी। सरला उस दौरान एक कमिश्नर पायलट की तैयारी कर रही थी, लेकिन इन पायलट बनने की तैयारी कर रही थी। उन्होंने लाहौर के मेयो स्कूल ऑफ आर्ट्स अब नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स से फाइनल आर्ट्स और चिकित्सा की पढ़ाई पूरी की। फाइनल आर्ट्स और चिकित्सा का अध्ययन करने के बाद वह दिल्ली गई। दिल्ली आकर उन्होंने पेंटिंग और डिजाइनिंग में अपने नए करियर की शुरुआत की। साल 1997 में आज़ादी के बाद जब सरला दिल्ली में आई तो उन्होंने खुद को एक उद्यमी के तौर में खड़ा किया। साल 1948 में उन्होंने आर.पी. ठकराल से शादी कर ली। दूसरी शादी से भी सरला की एक बेटी हुई। 15 मार्च 2008 को 91 की उम्र में सरला ठकराल का निधन हो गया। सरला ठकराल की उपलब्धि भारतीय महिलाओं को प्रेरणा देने वाली है। उन्होंने यह साबित कर दिया कि अपने सपनों को हकीकत में कैसे बदला जा सकता है। आज़ाद भारत को पहला ओलंपिक गोल्ड दिलाने वाले गुमनाम नायक। देश को ओलंपिक खेलों में 3 बार स्वर्ण पदक दिलाने वाले बलबीर सिंह आज़ाद भारत के स्वर्णिम पहचान बने। 1948 ओलंपिक में जब भारत ने गोल्ड अपने नाम किया तो यह स्वतंत्र भारत का पहला ओलंपिक गोल्ड मेडल था। भारतीय हॉकी की बात करें तो जहन में सबसे पहले आता है सुनहरा दौर, जब 1928 से 1960 तक भारतीय मेंस हॉकी में ओलंपिक में लगातार 6 खिताब जीते और दुनिया भर में देश को गौरव साबित किया। इतिहास गवाह है कि भारत ने हॉकी को और हॉकी ने भारत को बहुत पसंद किया है। हॉकी के कई ऐसे खिलाड़ी थे जिनकी काबिलियत और कौशल को देखकर आलोचक की प्रशंसा रुकी नहीं रही थी। भारतीय मेंस हॉकी टीम में एक ऐसे खिलाड़ी थे बलबीर सिंह दोहास, जिन्होंने अपने देश की मिट्टी को खून और पसीने दिए थे और हॉकी में मिली हर जीत के बारंबार हिस्सेदार थे। लोग उन्हें बलबीर सिंह सीनियर के नाम से जानते थे। गोल्ड की हैट्रिक। हॉकी के दिग्गज बलबीर सिंह सीनियर को अब तक का सबसे अच्छा सेंटर फॉरवर्ड खिलाड़ी माना जाता है।
1948, 1952 और 1956 में भारतीय हॉकी टीम की ओलंपिक गोल्ड की दूसरी हैट्रिक के बाद उन्हें खेल कौशल से देश की कई बार खुशियां मनाने का अवसर दिया और आज़ादी के बाद के वर्षों में एक अलग पहचान बनाने की मदद की। पंजाब में एक स्वतंत्र सेनानी की परम कौर और दिलीप सिंह दोसांझ के घर में जन्मे बलबीर सिंह ने अपने पिता को बहुत ही कम ही घर पर देखा था। उनके पिता कभी आज़ादी की लड़ाई में शामिल होते थे, कभी जेल में दिन गुजारा करते थे। यह कहना गलत नहीं होगा कि बलबीर सिंह के खून में ही देश की सेवा करना था। जब बलबीर सिंह बन गए स्टेट टीम का सितारा, हॉकी ने उन्हें कम ही उम्र में मूत्रमस्त कर दिया था। वह जब 5 साल के थे तब से उन्होंने इस खेल को खेलना शुरू कर दिया था।